अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको लिखने भी सिखाऊंगा कि लिखने कैसे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा ये तमाम लेक्चर्स देखने के बाद के सवाल में पूछा क्या जा रहा है और आपने बताना क्या है और कैसे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर में हम पहले दो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब। ऑलराइट जी डियर स्टूडेंट्स, चलिए जी फिर पहले सवाल की जानिब। एक्सरसाइज का पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल है, सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सवाल है, व्हाट आर आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स से क्या मुराद है, ये सवाल का पहला हिस्सा। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, यानी अब आपको ये भी बताना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या क्या चीज़ें कॉमन है। व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, साथ ही आपको इनके डिफरेंसेस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालनी है। यानी कि इस सवाल के दो हिस्से हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो हिस्सा ये है कि आपको आइसोटॉप्स की डेफिनेशन बतानी है, और दूसरा हिस्सा डियर स्टूडेंट्स दो डिफरेंट आइसोटॉप्स के दरमियान कंपैरिजन करके देना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि दो आइसोटॉप्स क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ रखते हैं और क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर रखते हैं। तो चलिए जी फिर बात शुरू करते हैं आइसोटॉप्स की डेफिनेशंस के साथ। स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटॉप्स हैं क्या होते हैं ज़रा याद कीजिए, हम अपनी इनिशियल क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और डियर स्टूडेंट्स हम इसके अलावा ड्यूरिंग द क्लास भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर आइसोटॉप्स? डू यू हैव समथिंग इन माइंड? डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे। यही इसकी डेफिनेशन भी है। चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग, क्या है इनमें, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट लेकिन क्या मुख्तलिफ है, बट डिफरेंट एटॉमिक masses, एटॉमिक masses मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही इसकी डेफिनेशन हमारे सामने। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इनका सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक masses। स्टूडेंट्स, ये बात ना थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी जब तक हम इसकी एग्जांपल्स नहीं देखेंगे। तो चलिए जी एक बहुत मशहूर एग्जांपल की जाने मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटॉप्स हैं, हम ड्यूरिंग द क्लास पढ़ चुके हैं। क्या होता है इन तीन डिफरेंट आइसोटॉप्स में? हाइड्रोजन के याद कीजिए, पहला आइसोटॉप ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रोटियम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटियम है इसका सिंबल है H11। इसमें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। आप एटॉमिक मास जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और भी आइसोटॉप है जिसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी वाक़ है। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंबल है H21। क्यों? डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यू विल गेट 2। तो ये सेकंड आइसोटॉप हो गया। स्टूडेंट्स चलिए बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसका एक आइसोटॉप और भी है जिसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ दो न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते थे इसे? इसे कहते थे ट्रीटियम। डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंबल क्या था? H31। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रीटियम में हमारे पास एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास था 3, एटॉमिक नंबर 1 था। तो हियर यू कैन सी
ऑल द आइसोटॉप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम है, किसी का भी एटॉमिक नंबर 1 के अलावा कुछ और नहीं है। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1, ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1, ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर इज once again 1. So all have same atomic number. The difference is the difference of their atomic masses. तो आपने डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी एग्जांपल्स देखी। अच्छा, एग्जांपल्स देखने के बाद आइए अब जरा इसके लफ्जी मतलब पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड है आइसो और टॉप्स पर मुश्तमिल। मैं आपको इस सवाल में मौजूद तमाम चीज़ों तक लेके जाऊंगा, आपको बस तवज्जो के साथ मुझे सुनते चले जाना है। आइसो का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है सेम। आप आइसो के वर्ड से पहले बहुत जगह पे वाकिफ हैं। आइसोथर्मल यानी ऐसी चीज़ जो सेम टेम्परेचर पे हो। सो आइसो का मतलब क्या हुआ? सेम। टॉप्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? प्लेसेस। सो आइसोटॉप्स इज मेंट बाय सेम प्लेसेस। सो क्या मतलब है इसका सेम प्लेसेस? ये स्टूडेंट्स, इसे आइसोटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटॉप हो, चाहे ड्यूट्रियम आइसोटॉप हो, चाहे ट्रिटियम आइसोटॉप हो, पीरियोडिक टेबल में आप जब भी हाइड्रोजन देखेंगे तो एक ही खाना देखेंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम्स हैं, मतलब एक ऐसा एटम भी होगा हाइड्रोजन का जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और एक ऐसा एटम भी होगा जिसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में मौजूद है, और एक ऐसा एटम भी है जिसमें एक प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में इन तीनों एटम्स के लिए 3 मुख्तलिफ स्पेसेस या प्लेसेस नहीं देखेंगे। आप पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही जगह पे हाइड्रोजन लिखा देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स द isotopes are placed in a same or in a single position in periodic table. So इसी बात को यहाँ पर छोटे से नोट की सूरत में लिख देते हैं। ये बात आपको अपने आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बात बताने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ लिख रहा हूँ। सो दे ऑल आर प्लेस्ड इन द सेम position in periodic table. All right, तो इसीलिए they are called as isotopes. डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की। सिमिलैरिटीज़, क्या क्या चीज़ें एक ही जैसी हैं आइसोटॉप्स के तमाम एटम्स के अंदर? स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा? सबसे पहली सिमिलरिटी तो डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर है, तो आप पहला पॉइंट ही ये लिखेंगे जी, या आप इसे एटॉमिक जी यानी कि एटॉमिक नंबर इज सेम। ये सबसे पहली सिमिलरिटी है। फॉर ऑल द आइसोटॉप्स द एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू बी सेम। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, प्रोटियम में भी 1, ड्यूट्रियम में भी 1, ट्रिटियम में भी 1। स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यकीनन अगर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। और यस, आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं, इस पहले वाले आइसोटॉप में भी न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस दूसरे वाले आइसोटॉप में भी न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एवन इस थर्ड आइसोटॉप में भी न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो ऑल ऑफ द आइसोटॉप्स हैव गॉट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट सिमिलरिटी का आएगा वो यही आएगा, दे हैव गॉट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आप देख चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से क्या होगा? सो दे हैव गॉट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या चीज़ हमें मिलेगी? चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या चीज़ मिल सकती है। हम सिमिलरिटी इसी का थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। चलिए दोबारा से हेडिंग दे देते हैं, सिमिलरिटीज़। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या चीज़ सेम हो सकती है? देखिए, किसी भी मटेरियल की, किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है।
मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं इसी हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटॉप्स की, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब के सब एक ही तरह से केमिकल रिएक्शंस भी कर सकते हैं। तो हम इसी का थर्ड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आप जानना चाहते हैं सबूत के साथ डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपलेस्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है जैसे कि प्रोटियम, आपने उसका एक कंपाउंड सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है और आप यूज भी करते हैं, वाटर, दैट इज H2O। इसे हम नॉर्मल वाटर भी कहते हैं या लाइट वाटर भी कहते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक और कंपाउंड भी है सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। हैवी वाटर किससे मिलकर बनता है डियर स्टूडेंट्स? हैवी वाटर D2O, ड्यूट्रियम यानी सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। यानी इन अ वेरी सेम वे, जिस तरह से हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द वाटर, बिल्कुल वैसे ही सेकंड आइसोटॉप भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बनाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन के प्रोटियम और ड्यूट्रियम की सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सो सिमिलरिटीज में इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो चलिए फिर डिफरेंसेस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स डिफरेंसेस क्या होंगे? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। चलिए लिख देते हैं ए, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं एटॉमिक मास इज डिफरेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस एटॉमिक मासेस का ही है। जैसे कि अभी आपने देखा हाइड्रोजन के प्रोटियम में 1 1, ड्यूट्रियम में 2 1, ट्रिटियम में 3 1। सो इन ऑल दीज आइसोटॉप्स एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, 1 2 और फिर 3। तो डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक मासेस डिफरेंट होने से क्या होगा? इन तमाम के तमाम आइसोटॉप्स की स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मास डिफरेंट है ना, तो डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। डेंसिटी डिफरेंट होना मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इनका हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, इनका वेपर प्रेशर डिफरेंट हो। हाइड्रोजन तो चलिए गैस है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो गैसियस स्टेट में ना हो, वो लिक्विड या हो सकता है कि सॉलिड स्टेट में, उनका मेल्टिंग पॉइंट तक डिफरेंट हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर हम लिख देते हैं कि इनके डिफरेंसेस में दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट डियर स्टूडेंट्स के ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये मास पर डिपेंडेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई स्टूडेंट्स। और क्या चीज़ डिफरेंट है? और भी कुछ सोचिए। चलिए मैं आपको सोचने पर आमादा करता हूँ। जो पहला आइसोटॉप था इसमें न्यूट्रॉन्स कितने थे? सो H11 में अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते थे? A माइनस जी के फॉर्मूले से, A माइनस जी, इसका एटॉमिक मास भी 1, जी भी 1, तो न्यूट्रॉन्स नहीं है। स्टूडेंट्स सेकंड वाले में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? H21 में स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 माइनस 1 यानी 1 न्यूट्रॉन होगा। इसी तरह से अगर थर्ड आइसोटॉप को देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 3 माइनस 1 यानी कि 2। सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद का डिफरेंस भी है। दर हकीकत ये न्यूट्रॉन्स की तादाद का डिफरेंस ही इसके एटॉमिक मास के डिफरेंस का सबब बनता है। सो तीसरा और आखिरी पॉइंट इस सवाल का होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मुख्तलिफ हुआ करती है। सो डियर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स आपने सिमिलरिटीज़ में और 3 पॉइंट्स आपने डिफरेंसेस में लिखे हैं। साथ ही आपने इसकी डेफिनेशन को भी समझा है और डियर स्टूडेंट्स आपने कुछ एग्जांपल्स भी देख ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहला सवाल आपको बेहतरीन तौर पर अब समझ आ चुका होगा।
चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ऑलराइट जी डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके सामने मौजूद है इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन 21.2। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। तो कहा जा रहा है कि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सवाल है क्यों। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब मुझे यकीन है कि आप मुझे दे सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, मिलके कोशिश करते हैं। एक कदम पीछे आइए। इस सवाल के जवाब से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि हैवी न्यूक्लियस तो अनस्टेबल है, सवाल में लिखा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होते हैं? थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ आएँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें बैकग्राउंड पे, थ्योरी पे, अभी हम जवाब नहीं लिखना चाह रहे, अभी हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस करके चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। आपको याद है हमने कहा था कि प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर एक इस प्रोटॉन को मैं इस दूसरे प्रोटॉन के करीब लाना चाहूँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बहुत स्वेयरली। तो लिहाजा इन दोनों को करीब लाना नामुमकिन के करीब है। ये दोनों एक दूसरे के करीब एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये अनस्टेबल है। ये लॉजिकली समझ में नहीं आ सकता कि एक ही न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर ये स्टूडेंट्स, हमने ये बात सीखी थी कि अगर इन्हें बहुत करीब लाया जाए, एक दूसरे के बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा एनर्जी देकर करीब लाया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स एक ख़ास फासले पर करीब आके, अब मैं ये जो एरो यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये मैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स मैं अप्लाई करके इन्हें करीब लाना चाह रहा हूँ उस फोर्स के एरोज लगा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अब इन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर ख़ुद करीब लाने की कोशिश करूँ तो एक ख़ास डिस्टेंस पे, एक ख़ास फासले पे आके ये कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो जो एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं आप जानते हैं उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और वो बाइंडिंग एनर्जी एमिट करके ये बन जाते हैं स्टेबल। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा कि जैसे इन्हें बहुत जोर लगा के, इन पर बहुत वर्क करके अगर इन्हें करीब लाया जाए तो एक ख़ास फासले के बाद, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक ख़ास फासले के बाद डियर स्टूडेंट्स ये कुछ एनर्जी एमिट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़ास फासला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लाते जाते हैं तो ये जो ख़ास फासला है ये 10⁻⁻17 मीटर्स का है। इससे ज़्यादा करीब लाने पर एक ख़ास फोर्स फंक्शनल हो जाती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर इन दोनों प्रोटॉन्स को पकड़ लेती है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये आम तौर पर इन्हीं प्रोटॉन्स पर लगती है, इन्हीं प्रोटॉन्स पर एग्जर्ट हो रही होती है। सो आपने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ आपने सीखी, यस, दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते, रिपल्सिव हैं। तो इन्हें एक दूसरे के करीब लाना बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दो ऐसे पार्टिकल्स को स्टेबल लेके आ रहे हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दो ऐसे पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये अनस्टेबल होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें एक दूसरे के करीब लाते चले जाएं, कुछ खास वर्क करके, कुछ एनर्जी लगा के इन्हें 10⁻⁻17 मीटर से भी ज़्यादा करीब ले आए, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करके एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई स्टेबल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई हैवी न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो सारे के सारे न्यूक्लियाई तकरीबन स्टेबल हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तकरीबन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के करीब है। सो इफ यू गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि वो तमाम न्यूक्लियाई किसी हद तक स्टेबल हैं कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी हद तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है।
सो कौन से स्टेबल हैं यहाँ पर ज़रा लिख देते हैं। हमारे पास वो न्यूक्लियाई स्टेबल हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी हद तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, नॉट इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी कोई 2, 4, 5 का फ़र्क काबिल कबूल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे भी न्यूक्लियाइज हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा गैप है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेडियम की। रेडियम आपने अल्फा डिके में पढ़ा हुआ है। रेडियम का एटॉमिक मास जानते हैं क्या है? चलिए सिंबल लिखते हैं 226। एटॉमिक नंबर जानते हैं क्या? महज 88। अगर आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें Z तो 88 है, और अगर आप इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें यानी A माइनस Z देखें तो डियर स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 226 माइनस 88। पता चलेगा इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रेडियम अनस्टेबल कैसे हो गया? ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे रेडियम अनस्टेबल हो गया। हाँ, आप जानते हैं कि ये एक अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है इसीलिए तो अल्फा डिके करता है। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में आपने रिएक्शन भी पढ़ा। तो इसकी अनस्टेबिलिटी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ कैसे लिंक करती है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। होता क्या डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे पड़े होते हैं। ये एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, ये फिर से न्यूट्रॉन आ गए और फिर एक प्रोटॉन आ गया। क्योंकि अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है तो दो प्रोटॉन्स के दरमियान मुमकिन है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हों। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से ज़रा ज़्यादा दूर हो जाते हैं, यानी जो इनका अब डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है 10⁻⁻17 मीटर्स के फासले से। इसकी वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये कम हो जाती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस एक्टिव हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने तो हमारे न्यूक्लियस को पकड़ा हुआ है। इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने तो हमारे न्यूक्लियस को कन्फाइन किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर हो जाएगी, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से प्रोटॉन्स दूर चले जाएंगे, तो अब न्यूक्लियस को पकड़े रहने वाली फोर्स हमारे पास नहीं बचेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यूक्लियस अब अनस्टेबल हो जाएगा और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम करने के लिए, एटॉमिक मास कम करने के लिए डिकेज शुरू कर देगा। कौन सा डिके? रेडियो एक्टिव डिके शुरू कर देगा। अब आपको समझ में आया कि हैवी न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की ज़्यादती की वजह से हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है। इसी बात को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं रीज़न की हेडिंग के अंदर। सो व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है? चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे इन हैवी न्यूक्लियाई द प्रोटॉन and neutron ratio is not balanced। अब हैवी न्यूक्लियस में प्रॉब्लम क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो है वो बराबर नहीं रही, बैलेंस नहीं रही। अब इससे नुकसान क्या होगा? मैंने आपको बताया इससे नुकसान ये होगा, the greater number of neutrons will increase the distance between the protons। तो चलिए इस बात को भी लिखते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर इन हैवी न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं हैवी न्यूक्लियस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा? मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए फिर यही पॉइंट भी लिख देते हैं। डिस्टेंस
between protons will be increased. क्यों? Because of high number of न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की ज़्यादा तादाद की वजह से डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स का जो फासला है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन किसका? प्रोटॉन्स का विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल बी डिक्रीज। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिखते हैं strong nuclear force will be decreased and the nucleus will become unstable. So SNF, strong nuclear force will be decreased and nucleus will become unstable. अनस्टेबल, और हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा जी? अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम इसी बात को लिख दें कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट विल बी डिक्रीज एंड द न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल, तो हमारे आंसर को हम जस्टिफाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका ये सवाल अब मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका है। इसकी बैकग्राउंड थ्योरी भी आप समझ चुके हैं और इस सवाल को लिखना कैसे, अटैम्प्ट कैसे करना है, ये भी आप जान चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज के इस लेक्चर में जो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सवालात के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।